लड़कीबाज पड़ोसी। ये हैं मिस्टर मनसुख। उम्र 60 साल। वैसे तो इनकी उम्र है राम नाम जपने की, पर मनसुख दिन रात अलग अलग लड़कियों का नाम जपते रहते हैं। अरे लड़की, सुन तो, तेरा नंबर क्या है? अंकल, अभी तो आपका नंबर है। अर्थी बुक कर लो अपने लिए। अरे अभी तो मैं जवान हूँ लड़की, सफेद बालों पे मत जा। मनसुख राम को लड़कियां छेड़ने की गलत आदत थी। पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी, जिसके बाद मनसुख खुले बैल की तरह हो गए। जहां दिखी नारी वहां लाइन मारी। मनसुख राम के पड़ोसी सोनी जी के यहाँ नई बहू आई। नाम था कल्याणी। अरे वाह बेटा कल्याणी, तेरे आते ही घर में खुशी खुशी हो गई है बेटा। अरे माँ जी, जलेबी खाओ, बात मत करो। बोलने से खुशी को नजर ना लग जाए। जैसे मोहल्ले की हर लड़की पे मनसुख की नजर थी, वो कल्याणी को भी बुरी नजर से देखता है। एक दिन कल्याणी छत पे मिर्ची सुखाने जाती है। दूसरे छत पे खड़ा मनसुख गाना गाने लगता है। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, देखे तो तुझे लग जाए मिर्ची। कल्याणी को लगता है कि यूं ही गा रहे हैं, शौकिया तौर पर ये तो होता ही रहता है। एक दिन कल्याणी आंगन में पौधों को पानी दे रही होती है। फूल हूँ गुलाब का, चमेली का न समझना, आशिक हूँ मैं आपका, सहेली का न समझना। कल्याणी को ये बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि शायरी बोलते वक्त मनसुख उसी की तरफ देख रहा था। वो अंदर जाती है और अपनी सास को कहती है, ये जो हमारे पड़ोसी हैं। अरे दूर रहना उससे। हाँ, दूर ही रहूंगी, पर ये थोड़े अजीब नहीं है? अरे अजीब, आवारा, ठरकी, पता नहीं क्या क्या आदमी है वो। हर लड़की पर नजर डालता है वो। उसकी उम्र की वजह से कोई उसे कहता नहीं। बाकी उसे आसपास रखना भी नहीं चाहिए। अरे पर ऐसे थोड़ी ना चलेगा। एफआईआर करवा देनी चाहिए। हवालात में हवा और लात खाएंगी तो समझ जाएंगे। अरे यही तो दिक्कत है ना समाज की। जिसके साथ दिक्कत होती है उसको भी समाज गुनहगार समझता है। लड़की अगर बोल दे कि फलाने ने मुझे छेड़ा है, तो कुछ लोग तो ये कहने लगते हैं कि लड़की की भी रजामंदी होगी ही। ये तो है, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, कुछ मत कर। जबरदस्ती हम किसी से लड़ेंगे नहीं। हमारा परिवार इज्जतदार परिवार है। कीचड़ में जाएंगे तो हम भी तो गंदे हो जाएंगे ना। लेकिन सासू माँ, कीचड़ में जाए बिना गंदगी कैसे साफ होगी? अरे बेटा, मैं तो यही कहूंगी कि तू नई बहू है। अपना रुतबा बना बाकी औरतों में। अपनी समझदारी से, अपने काम से इन चक्करों में मत पड़ बेटा। बहू सास की बात ना चाहते हुए भी मान लेती है। और कई ऐसे मौके आते हैं जब मनसुख बहू पर उल्टे कमेंट्स करता है। जैसे एक दिन जब बहू छत पर सफाई कर रही होती है तो मनसुख छत पे आकर गाना गाने लगता है। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तेरा हीरो इधर है। मेरा ध्यान तो आपकी हरकतों पे ही है। थोड़ा आप भी ध्यान दो कि क्या कर रहे हो आप। अरे बहुत तीखी हो, और मुझे मिर्ची पसंद भी है। अरे वाह। बुढ़ाओ कहीं के। बहू वापस अपने कमरे में नीचे चली जाती है। वो किसी को बताती नहीं है कि आज मनसुख ने उसे क्या कहा, ताकि घर में टेंशन ना हो। एक दिन बहू घर के बाहर रोड पर ठेले वाले से सब्जी खरीदने जाती है। भैया, प्याज के भाव कम करो ना, बिना प्याज काटे ही रुला दोगे वरना। तभी बहू की नजर मनसुख पर पड़ती है, जो वहां से गुजर रही एक लड़की को देखकर कहता है, शीशी भरी गुलाब की, पत्थर पे फोड़ दूं। तेरे लिए तो जाने मन जीना भी छोड़ दूं। लड़की सहम जाती है। उसकी उम्र शायद 18-19 साल की रही होगी। बहू ने जब ये देखा कि मनसुख ने इतनी छोटी उम्र की लड़की को तंग किया है,
तो वो घर में जाके अपने पति से कहती है, तुम्हारा पड़ोसी मनसुख, अरे बहुत नीच आदमी है। अरे कुछ करते क्यों नहीं उसका? अरे मैं क्या करूं? पड़ोस में गंदगी है, हटानी तो पड़ेगी ना। मेरा साथ दोगे? दूंगा, लेकिन करना क्या है? हम फंसेंगे तो नहीं ना? डरो मत, अच्छे काम करने से डरना नहीं चाहिए। उस दिन कल्याणी अच्छे से तैयार होती है और मनसुख के घर जाती है। अरे वाह, आज तो घर में चांद उतर आया है। आपकी शायरी, आपके गाने मुझे यहाँ खींच लाए। शाम को मेरे पति और सास घर पर नहीं रहेंगे। आप मेरे घर आ सकते हैं चाय पीने। अरे जरूर जरूर, मुझे पता था तुम समझदार हो, पर इतनी जल्द मुझे पसंद करने लगोगी ये नहीं सोचा था। चाय पे इंतजार रहेगा। मनसुख शाम को कल्याणी के घर चला जाता है। आप बेडरूम में बैठिए, वहां चाय पियेंगे। अरे वाह बेडरूम में चाय मनसुख हंसता हुआ बेडरूम में जाता है और वहां का नजारा देख के घबरा जाता है। वहां पर मोहल्ले की वो सारी लड़कियां खड़ी हैं जिनको आज तक मनसुख ने छेड़ा था। कल्याणी भी बेडरूम में जाके दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। अब बेडरूम से सिर्फ डम डम डिशुम डिशुम की आवाज आती है और बीच बीच में मनसुख की चीखें भी सुनाई देती हैं। अरे माफ कर दो बिटिया, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे डंडे से नहीं, अरे अरे लग जाएगी। बेडरूम का दरवाजा खुलता है और मनसुख की हालत एक लुटे फटे कौवे जैसी हो जाती है। किए की सजा तो मिलनी ही थी आपको, लेकिन आपकी और आपसे ज्यादा हमारी इज्जत का भी ख्याल रखना था। इसलिए इस बार शांति से धर धर के धरना किया हमने आपकी। अगर जरूरत पड़ी तो बाहर जुलूस भी निकाल सकते हैं। आप ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। बहू मनसुख को बाहर छोड़ने जाती है। मनसुख अपने घर की तरफ बढ़ता है। वैसे आपको चाय कैसी लगी? मनसुख अपने दुखते गाल पे हाथ रख के कहता है, कड़क। लंबे बाल वाली सास। सास बहू की उम्र में माँ बेटी जितना फासला होता है, लेकिन फिर भी ना बहू को सास में माँ और ना ही सास को बहू में बेटी दिखती है। कैसे? ओहो, ये बाल भी ना संभाले नहीं संभलते, इतने लंबे और काले। देखने वाले तो कहते हैं कि बहू सास और सास बहू लगती है। कौन है ये लोग माँ जी? मुझे तो नहीं दिखते जिस सास को बहू समझ रहे हैं। अरे चल छोड़ ना, जा चाय लेकर आ जा और किचन में मेहंदी भिगा देना। और हाँ, दोपहर को पार्लर वाली आ रही है मेरे हेयर स्पा के लिए, तो जरा गर्म पानी तैयार करके भाप की तैयारी भी कर देना। बहू खुद के बाल देखती है जो सूखे, बेजान और बेतरीके से बंधे होते हैं। बहू किचन की तरफ जाती है। यहाँ खुद के बालों को संभालने का टाइम नहीं है, ना ही पैसा, लेकिन सास के बालों पर इन्वेस्टमेंट देखकर हैरानी ही होती है मुझे तो। दोपहर को पार्लर वाली सास के बालों को देखकर बोल पड़ती है, ओहो, ये कैसे बाल कर लिए आपने? 2 हफ्ते से मुझे बुलाया नहीं ना, तभी। अरे वो बहू के कारण। मेरे कारण? मैंने कब मना किया था आपको किसी चीज के लिए? अब तू ही मायके चली गई थी ना, अब मैं घर का खाना बनाऊं या फिर बालों की केयर करूं? तू जाकर पानी लेकर आ। इस बार मैं जो मसाज करूंगी ना, थोड़ा महंगा है, लेकिन अरे महंगे की चिंता ना कर, बस ये जो डिम्पल कपाड़िया जैसे बाल है वो शबाना आजमी जैसे ना हो जाए, इसका ख्याल रख। अब क्या था, सास के बाल पर जो बजट था वो घर के किचन के बजट जितना ही था, लेकिन बहू बेचारी करती क्या, बहू जो ठहरी। एक बार सास बहू मॉल में घूमने जाते हैं। माँ जी, एक ड्रेस लेना है,
चलिए ना जरा डिजाइनर शॉप तक। हाँ हाँ चलो, वैसे भी बाल गीले हैं, थोड़ा बाहर घूमूंगी तो हवा से सूख जाएंगे। सास बहू दोनों मॉल में घूम रही होती है। सासू माँ, वो रहा मेरा स्टोर। अरे रुक रुक, क्या है ये? जावेद हबीब, अरे चल तो जरा देखे तो। हाँ हाँ चलते ना माँ जी, बस एक ड्रेस ले लूं। अरे ले लेना ड्रेस बाद में, किसने मना किया है लेने से? सास जावेद हबीब के पार्लर में जाती है, जहाँ सेल्स गर्ल उन्हें पकड़ लेती है। अरे कुछ बालों को सुंदर रखने के लिए क्रीम पाउडर दिखाओ ना। वो क्या है ना, थोड़े बेजान लग रहे हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। वैसे ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इससे आपके बालों की खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाएगी। इसे लगाने के बाद ना आपको हेयर स्पा करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी महंगे शैम्पू की। बस ये लगाइए और पूरे मोहल्ले में बाल चमकाइए, लहराइए और इतराइए। अरे वाह, कितने का है? इतना सस्ता कि आपको हंसी आ जाएगी। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम हंसी लेते हैं, क्यों? ये जरूर आपकी बहू होगी, है ना? कैसे पता? अरे भला कौन सी बहू चाहेगी कि सास के बाल सुंदर दिखे? मुझे नहीं लगता कि आप ये प्रोडक्ट ले पाएंगी। एक काम करिए, फिर कभी आइएगा। अरे ओए, पैक कर दे इसे। और सुन, 2 पैकेट पैक करना, और आज के बाद किसी सास बहू के बीच लड़ाई लगाने की कोशिश ना करना। सेल्स गर्ल मुस्कुराकर साथ खड़ी दोस्तों को देखती है और सामान पैक कर देती है। उन लोगों के जाने के बाद, देखा मैंने कैसे खेल खेला? बहू मानती तो मुसीबत, और ना मानती तो भी मुसीबत। वहीं सामान लेकर सास भी खुश बाहर निकलकर बहू से कहती है, अरे वाह बहू, अब देखना मेरे बाल ना और ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। अब तो लोग मुझे देखकर जलने लगेंगे। वैसे जलन से याद आया, तुझे भी तो ड्रेस लेनी थी ना, चल ले लेते हैं। रहने दीजिए, पैसे किसके पास है जो ड्रेस ले लूं? आप तो अपने बाल लहरा लहरा कर इतराइए। मैं कोई पुरानी ड्रेस ही पहन लूंगी। चलो वो भी ठीक है बहू। देख, हमेशा ना फालतू खर्चे से बचना चाहिए। मैं बिल्कुल फेवर में नहीं थी तेरी नई ड्रेस के लिए, फिर भी तुझे मना नहीं कर पा रही थी। बहू के तो मन में आता है कि सास की इस बात के बाद वो उन्हें इतना अच्छा करारा जवाब दे, लेकिन चुप हो जाती है। सास का बालों को लहराना और इतराना यूं ही चल रहा था। एक दिन, माँ जी न जाने क्यों चक्कर आ रहा है, लगता नहीं कि मैं काम कर पाऊंगी। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद पति भी आ जाता है। माँ, शिखा को कहीं देखा क्या? आज बहुत दिनों बाद घर की रसोई से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मन तो कर रहा है कि बिना चेंज किए ही खाना खाने बैठ जाऊं। अरे बेटा, खाना आज मैंने बनाया है तो घर तो महकेगा ही। तेरी बीवी बीमार बैठी है। पति हैरान होकर पत्नी के कमरे में जाता है, जहां वो आराम से तानपुरा का शो देख रही थी। अरे माँ ने तो बताया कि तुम ठीक नहीं हो, पेट में दर्द है। अरे नहीं नहीं, वो ना मेरा फेवरेट म्यूजिक शो आने वाला था। अब माँ की तो आदत पता है ना, ये बना दो, वो बना दो, ये दे दो, वो दे दो, तो बस मैंने बहाना बना लिया। पति बीवी की बात पर मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। दरअसल शिखा को म्यूजिक का बड़ा शौक था और उसके पसंदीदा संगीतकार उसके शहर में थे और संगीत की क्लास लेने वाले थे। अरे देखो देखो, ये धनवानी महाराज हमारे शहर में है, और तो और ये यहाँ सबको संगीत सिखाने के लिए आए हैं। मैं भी इनकी क्लास ज्वाइन करूंगी, कल जाकर पता करती हूँ। सास और पति भी शिखा की बात पर खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले रोज जब शिखा वहां से वापस आती है तो उसका मुंह उतरा होता है। अरे क्या हो गया? तेरी शक्ल देखकर क्या उन लोगों ने तुझे लेने से मना कर दिया? पहली बार बहू सास के ताने का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप जाकर कमरे में बैठ जाती है, जहां पति कहता है, अरे क्या हो गया मेरी अनारकली, क्यों मुंह लटका रखा है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सास कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। अरे मुझे तो बताओ क्या हो गया? शिखा रोने लगती है और रोते रोते बताती है कि बोलोगे
1 लाख रुपए में कोर्स करा रहे, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? पति भी चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि इतने पैसे का तो वो भी इंतजाम नहीं कर पाएगा। देखिए ना कैसे अपनी कला को बेच रहे हैं, लेकिन गलत भी क्या है, नामी गिरामी है। अरे कोई बात नहीं शिखा, मैं कोशिश करता हूँ किसी से उधार लेने की। जब कोर्स करके तुम खुद की क्लास खोलना, उससे जो पैसे आएंगे उससे फीस भर देना। पति कई लोगों से बात करता है लेकिन उसे कहीं से पैसे नहीं मिलते। शाम को मुंह लटकाकर पति घर आता है। मैंने काफी कोशिश की लेकिन कहीं इंतजाम नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं, मैं भी ना क्या करूंगी म्यूजिक सीखकर। वैसे भी कल आखिरी दिन है पैसे जमा करने के लिए, अब इतनी जल्दी कहाँ से आने वाला है पैसा। लेकिन अगले दिन, बहू ये ले पैसे, जा जाकर अपना नाम लिखवा दे संगीत की क्लास के लिए। बहू इतना सारा पैसा देखकर दंग रह जाती है। अरे माँ जी, आप कहाँ गई थी अभी, और ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सास मुस्कुराकर पीछे मुड़ती है और बहू को अपने सर के बाल दिखाती है जो अब छोटे छोटे होते हैं। मैंने ना अपने बाल उस विदेशी कंपनी को बेच दिए जो बाल के बदले में पैसे देती है। अब मेरे बाल थे ही इतने सुंदर के 1 लाख मिल गए, वरना तेरे बालों का तो कोई 500 भी ना दे। बहू को सास की बात से रोना आ जाता है। वो सास के गले लग जाती है। लेकिन कोई मुझे करोड़ों भी देना तो भी मैं इतनी अच्छी सास ना दूं। लंबे बालों वाली बहू। अंजलि ने बचपन से कभी बाल नहीं कटवाए होते, जिस वजह से उसके बाल उसकी हाइट से भी लंबे होते हैं। एक दोपहर उसकी मम्मी अंजलि के बाल बांध रही होती है। सुन, लंबे बाल देखने में तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनका ख्याल रखने की बात आती है ना, तो कोई तेरे बालों पर मेहनत नहीं करेगा। कुछ समय बाद ससुराल जाएगी, इसलिए क्यों नहीं इन्हें थोड़ा कटवा ले। कैसी बात कर रही हो मम्मी? आप मेरे साथ मेरे बालों पर मेहनत तो करती ही हो, और चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं अपने बाल नहीं कटवा सकती। और आपको वजह तो पता ही है। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर उसकी मम्मी आगे कुछ नहीं बोलती। इसके कुछ महीनों बाद ही अंजलि की उत्कर्ष के साथ शादी हो जाती है। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, मेहनत साफ दिखती है। मतलब तुम भी इन पर मेहनत करने के लिए तैयार हो? अरे मुझे क्या मेहनत करनी होगी, चलो जो भी हो बता देना, गुलाम हाजिर हो जाएगा मैडम। पति की बात सुन अंजलि हंस पड़ती है। दिन बीतने लगते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन सिर्फ उसी दिन तक जब तक सिर धोने की बारी नहीं आती। और वो दिन आते ही अंजलि उत्कर्ष के पास जाती है। सुनिए ना, मैं अकेले हेयर वॉश नहीं कर सकती, प्लीज हेल्प कर दो। अरे यार आज तो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जल्दी ऑफिस पहुंचना है, कल कर लेना, पक्का मदद कर दूंगा। सॉरी यार। उत्कर्ष वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अंजलि शैम्पू की बोतल लिए सास के पास जाकर उनसे मदद मांगती है। जहाँ अंजलि की बात सुन सास जोर जोर से हंसने लगती है। बावली हो गई है क्या? तेरे बाल धोऊंगी, जब अकेले संभाले नहीं जाते तो इतने लंबे बाल किए ही क्यों? ये कहकर सास भी वहाँ से चली जाती है। अंजलि मन ही मन सोचती है, मम्मी सही बोलती थी, तारीफ सब करेंगे पर थोड़ी भी मेहनत कोई नहीं करेगा। अब अंजलि खुद ही हेयर वॉश करने बाथरूम में चली जाती है। इस बात को 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि बाथरूम से बाहर नहीं निकलती। सास बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ महारानी, अंदर घर बसाने का प्लान है क्या? यहाँ सारे काम पड़े हैं, तेरे बालों की वजह से हम क्या भूखे मर जाएं? सास की आवाज सुन अंजलि अगले ही पल बाहर निकल आती है, लेकिन सही तरीके से सिर नहीं धुलने पर उसके आधे बालों में शैम्पू और बाकी बालों से पानी बह रहा होता है। हाय नास पीटी, इतने घंटे लगा दिए फिर भी इन्हें ठीक से धो कर नहीं आई। अब क्या सारे घर में पानी पानी करती घूमेगी? अरे कहीं मुझे ही ना गिरा दियो। आज तक कभी अपने आप हेयर वॉश नहीं किया, हमेशा मम्मी हेल्प कर देती थी, इसलिए टाइम लग गया। अंजलि और उसके बालों से टपक रहे पानी का हाल देख सास अपनी ही जान बचाने के लिए बहू को दोबारा बाथरूम में ले जाकर उसका अच्छी तरह हेयर वॉश कर बालों का पानी निकाल देती है। अब जल्दी काम पर लग जा, और मुझे दोबारा इस घर में तेरी जुल्फों का टंटा नहीं चाहिए।
सास की बात मानकर अंजलि चुपचाप काम पर लग जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अब अंजलि हेयर वॉश के लिए आधे दिन का समय लेकर अपने घर आने लगती है। पर सास को इससे भी दिक्कत हो जाती है, जिसके चलते धीरे धीरे अंजलि के लिए अपने बालों का ख्याल रखना मुश्किल होने लगता है। न तेल लग रहा है, न समय से हेयर वॉश हो रहा है, और बालों में कंघा घुमाए तो हफ्ते बीत जाते हैं। मुझसे अपने बालों की ऐसी दुर्गति देखी नहीं जा रही। इसी तरह दिन और दिनों के साथ महीने बीत जाते हैं, जिसमें अच्छे से ख्याल नहीं रखने की वजह से अब बाल रफ, उलझे हुए होने के साथ साथ हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। अब क्या हमें अपने बालों में उलझाकर कूड़े में फेंकने का इरादा है? जहाँ देखो वहीं मैडम के बाल गिरे हुए मिलते हैं। अरे कटवा क्यों नहीं देती इन नासपीटों को? तभी उत्कर्ष वहाँ आ जाता है। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? आपके बोले बिना वो सब कुछ कर देती है, और बदले में जब सिर्फ अपने बालों के लिए जरा सी मदद चाहती है तो आप उसे ऐसी बातें सुनाती हो। उत्कर्ष अंजलि को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और वो दोनों अंजलि के घर पहुंच जाते हैं। मुझे माफ करना, मैंने वादा किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाया। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अंजलि की मम्मी उन्हें बहुत सारे घरेलू उपाय बताती हैं, जिन्हें अच्छे से समझकर दोनों घर वापस आते हैं और अब मिलकर अंजलि के बालों को ठीक करने के मिशन पर लग जाते हैं। अरे पत्नी की सेवा में तो ऐसे लगा है जैसे इसके बालों में से खजाना निकल आएगा। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे अंजलि के बाल पहले जैसे हो जाते हैं। आधा सफर तो कंप्लीट हुआ, अब आधा बचा है। हाँ, कौन सा आधा? मैं समझी नहीं। मम्मी। अब अपनी मम्मी को बहू की कीमत समझाने के लिए पहले उत्कर्ष उनकी सब सहेलियों को घर बुला लेता है और फिर अंजलि को उनके सामने लेकर जाता है, जिसे देख वहाँ बैठी सास की सभी सहेलियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे वाह, तेरी बहू के बाल कितने सुंदर हैं। आज से पहले हमने कभी इन पर ध्यान कैसे नहीं दिया। और वैसे इतने लंबे बाल संभालना सबके बस की बात नहीं, लेकिन तुम्हारी बहू को देखकर लगता है कि ये इसमें प्रो है। वैसे बहू, लंबे बाल देवी के भी होते हैं और चुड़ैल के भी, इसलिए अपने अंतर्मन में कभी कुछ बुरा मत आने देना और इस घर के लिए लक्ष्मी का रूप बनना। अरे किस बात की? घर की आधी लक्ष्मी तो ये इन्हीं जुल्फों पर खर्चा कर देती है। सास की इस बात पर अंजलि तुरंत पैसे ले जाकर सास के हाथ में रख देती है। अब मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए पैसे दे रही है क्या? नहीं मम्मी जी, पैसे आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि ये उन्हीं बालों की कमाई है जिन्हें आप रात दिन कोसती रहती हैं। अगर आप वो सब नहीं करती तो मेरे बाल खराब नहीं होते और ना ही मैं ये पैसे कमा पाती। है? क्या मतलब है? कहना क्या चाहती हो? मैं शादी के पहले से ही एक हेयर केयर यूट्यूब चलाती हूँ, जहाँ शादी के बाद और बालों के हाल की वजह से मैं इनएक्टिव हो गई थी। पर उस दिन जब उत्कर्ष और मैं मम्मी के पास उपाय पूछने गए तो आइडिया आया कि अपनी हेयर प्रॉब्लम्स ओवरकम करने के साथ साथ इस प्रोसेस की वीडियो बनाकर उसे भी यूट्यूब पर डाल दूं तो। और अंजलि के इस आइडिया से वीडियो हिट हो गई, चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़े, साथ में व्यूज और पैसे भी मिले, जो इसने आपको देने के लिए सोचा। बहू की बातें सुन सास को अपने बर्ताव पर पछतावा होता है और अब सास, बहू और पति सब मिलकर हेयर केयर और यूट्यूब चैनल पर काम करने लगते हैं। लंबी चौड़ी बहू। ये प्रेम कहानी शुरू होती है दिल्ली से नोएडा जाने वाली बस में। जिस बस में सवारी कर रहा होता है पराग और उस बस की कंडक्टर होती है अनुराधा। ओके, टिकट दिखाओ, टिकट टिकट। चाचा का प्लेन नहीं चल रहा है यहाँ तेरा, जिसमें फ्री में सवारी कर रहा है। हिसाब देना होता है हम लोगों को सरकार को। निकाल पैसे, चल। पराग दूर से अनुराधा को देखता है। अरे यार, कितनी धाकड़ लड़की है, मजाल है कोई कुछ बोल दे। कितनी समझदार और कितनी कॉन्फिडेंट। आज से मैं तो इसी बस में घर जाया करूंगा। अब क्या था, भले पराग को घर जाने के लिए 10 बस छोड़नी पड़े, भले 20 किलोमीटर की यात्रा खड़े होकर पूरी करनी पड़े, लेकिन आने जाने का सिलसिला वो अनु की बस पर ही करता। एक दिन, ओह क्या करता है तू? हाँ, मैं नोटिस करती हूँ, देखता रहता है मुझे जब देखो तब। हाँ, वो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी भी तुम्ही से करूंगा। वाह जी वाह, तू ना कोई प्रधानमंत्री हो गया कि आज से 500 की नोट बंद और नोट
ना जी ना, इतनी तो नहीं चलती, लेकिन हाँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये वादा करता हूँ। हाइट देखिए अपनी। मेरे लिए कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी तरह लंबा चौड़ा हो। अरे जोड़ी भी तभी अच्छी लगती है। जरूरी नहीं है, जो आपको खुश रखे, आपकी इमोशंस को समझे और आपसे बहुत सारा प्यार करे, जोड़ी तो उसी के साथ अच्छी लगती है। फिर क्या था, हीरोइन को हीरो से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद देख, अब तो इस घर की बहू है। अगर समझ गई है तो ये कंडक्टर वाली ड्रेस पहनकर घर से निकलने की जरूरत नहीं है। पराग अच्छा कमाता है तो तेरी नौकरी की भी जरूरत नहीं है हम लोगों को। अरे कैसी बात कर रही है माँ जी? यूँ कोई सरकारी नौकरी छोड़ता है क्या? और जब मेरी नौकरी लगी थी, मेरी अम्मा कितनी खुश हुई थी पता है? मैं तो नौकरी करूंगी। अरे नौकरी करेगी तो डंडे से मारूंगी, और हाँ, जो निकली घर से बाहर ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगी और घर से बाहर निकाल दूंगी, देख लेना। अनु को समझ में नहीं आता कि वो सास को कैसे समझाए कि सरकारी नौकरी लगना आसान बात नहीं होती और उसने इस नौकरी को पाने के लिए कितनी हार्ड वर्क की थी। रात को अनु पराग से बात करती है। देखो पराग, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ को मेरी नौकरी से प्रॉब्लम होगी, वरना ऐसी बात नहीं है, मैं माँ को समझाता हूँ। अगले रोज देखो माँ, महंगाई का जमाना है और मेरी प्राइवेट नौकरी है। आज है कल का पता नहीं। वैसे भी अनु की सैलरी मेरी सैलरी के बराबर है। अगर ये भी नौकरी करेगी तो हम लोगों को जिंदगी जीने में आसान हो जाएगी ना। सास को बेटे की बात समझ में आती है और वो अनु की नौकरी के लिए मान जाती है। अगले रोज बेटा, बहू, तुम लोगों को लेकर मुझे कुल देवी के दर्शन के लिए जाना है, तो रविवार को दोनों सुबह ही तैयार हो जाना। अगले रोज दोनों तैयार हो जाते हैं और कुल देवी के मंदिर पहुंच जाते हैं। क्या संतोषी बहन, ये कैसी बहू ले आई हो? बहू बेटा लग रही है और बेटा बहू। अरे कोई पहलवानी लड़ानी थी क्या जो इतनी लंबी चौड़ी बहू ले आई? अब क्या बताए पंडित जी, जो बेटे ने पसंद किया हमने उसे हाँ कर दी। अब बेटा जाने और उसका परिवार, और ये तो बस कंडक्टर की नौकरी करती है इंटरस्टेट। और सच्ची, वाह वाह वाह, यह तो बड़ी बात है संतोषी। तुम तो किस्मत वाली निकली जो सरकारी नौकरी की बहू ले आई। यह तो वही बात हो गई कि घी के लड्डू का कोई शेप थोड़ी ना देखता है तो घी का लड्डू ही। सास को बहू की तारीफ सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जल्दी से पूजा पाठ करवा कर उन लोगों को घर ले आती है। एक रोज संतोषी बहन, तुम लोगों का घर बड़ा अजीब सा लगता है। भाई साहब बहन जी और बहन जी भाई साहब जैसी। अरे बस किया कर, सरकारी नौकरी देखी तो हाँ बोल दिया, और इतना भी क्या, पैसे की चिंता। चलती हूँ, खाना बनाना है। क्यों, बहू नहीं बनाती क्या खाना? अरे नहीं, वो तो नौकरी करने जाती है ना, तो उसके आने से पहले खाना बना देना पड़ता है, वरना पता है ना आजकल की लड़कियों की ज़बान कितनी लंबी होती है। तेरी बहू की तो कुर्सी तोड़ने वाली नौकरी है। यहाँ बैठती है जैसे उठकर ऑफिस में बैठ जाती है, फिर क्यों थक जाती है कि खाना भी नहीं बना पाती। मेरी बहू भले कंडक्टर है, लंबी चौड़ी, लेकिन बता रही हूँ सारा दिन सवारी से मत्था पच्ची करती है, लेकिन मजाल है शादी के बाद एक दिन भी मुझे किचन में जाने दिया हो ना जी ना। दोनों पड़ोसन वहां से चली जाती है। सास बाजार जाती है और एक ट्रेड मशीन ले आती है। अरे माँ जी, इस उम्र में आप घर पर जिम खोलेंगी? अरे तेरे लिए लाई हूँ, रोज चलाकर 2 घंटे इस पर पतली हो जाएगी, और खाना कम खाया कर, जब देखो बकरी की तरह मुंह चलता रहता है तेरा। वाह जी वाह, एक ही तो शौक है खाना खाने का, वो भी रोक दो। हाँ, लेकिन सास तो सास थी। बहू के खाने से लेकर एक्सरसाइज सबका हिसाब किताब रखने लगती है। अरे मैं मोहल्ले वालों को बताकर रहूंगी कि मेरी बहू भी शिल्पा शेट्टी की तरह पतली हो सकती है। वही बहू बस में जब सवारी का टिकट काट रही होती है, उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। सवारी हैरान परेशान हो जाती है और ड्राइवर को वहां बुलाती है।
अरे शहर नहीं थी हमारे कंडक्टर साहिबा, लेकिन जब से शादी हुई है बकरी बन गई है। सास को तो बस इनके खाने की ही लगी रहती है। ड्राइवर बस में बिठाकर बहू को घर छोड़ आता है और सास को कहता है, अरे पता है आपकी बहू कितनी धाकड़ है, किसी को बात करने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है कि बोले या ना बोले, कहीं झापड़ ना पड़ जाए। और आप है कि इन्हें बकरी बनाने में लगी है। अरे चुप, निकल यहाँ से। मेरी बहू है, मैं इसे बकरी बनाऊं या फिर गीदड़, तुम्हें क्या पता लोग कैसा मजाक उड़ाते हैं कि बहू इनकी बस की कंडक्टर है। बोलो मुझे कैसा लगता होगा? अरे काम तो काम होता है माँ जी, वो छोटा या बड़ा नहीं होता। खैर जैसी आपकी मर्जी, चलता हूँ मैं, नमस्ते। ड्राइवर वहां से चला जाता है। बहू ठीक हो जाती है। एक बार आधी रात को कोई संतोषी का दरवाजा खटखटाता है। अरे इतनी रात में कौन आ गया? मेरा घर है, कोई पुलिस स्टेशन की घंटी नहीं जो बजाए जा रहे हो। खोल रही हो दरवाजा। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने वही पड़ोसन खड़ी होती है जो अनु की कुछ दिन पहले बुराई कर रही थी। मेरी बहू के पेट में दर्द हो रहा है, उसे जल्दी अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। हाँ तो पहुंचाओ, और जल्दी लड्डू के साथ खुशखबरी भी सुना देना। हाँ, काहे हमारा दरवाजा पीट रही हो? अरे सुनो तो, अपनी बहू से कहो ना कि सरकारी बस को थोड़ी देर के लिए दरवाजे बुला ले। क्या है ना, कोई साधन नहीं है अस्पताल ले जाने के लिए। सास अनु को कहती है और अनु बस को बुलाकर पड़ोस वालों की मदद करती है, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में अनु की तारीफ होने लगती है। सच में लंबी चौड़ी बहू के साथ साथ लंबा चौड़ा दिल भी है बहू का।